प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। आज हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर अर्थात आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के मॉडल पेपर और मैराथन क्लास को लेकर चल रहे हैं। तो ये आपका फर्स्ट पेपर फोर्थ सेम का 50 नंबर का होता है, जिसमें 15 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। वहीं 15 प्रश्न आपके अति लघु उत्तरी आते हैं और 10 प्रश्न आपके लघु उत्तरी आते हैं। कुल समय आपको इसमें 2 घंटे का मिलता है। 2 घंटे में कुल मिला के 15 15 30 10 40 यानी कुल आपको 40 प्रश्न हल करने होते हैं। तो हम लोग इसी पैटर्न पर यानी आपकी परीक्षा में जैसे आते हैं उन्हीं परीक्षाओं की दृष्टि से यानी आपके आगामी फर्स्ट पेपर डीएलएड फोर्थ सेम की परीक्षा के दृष्टिगत इन प्रश्नों को लेकर हम लोग चलते हैं। आइए चलते हैं प्रश्न पर। तो आज का पहला प्रश्न, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका पहला खंड है अग्रस्वर, जिसमें जिह्वा का अग्रभाग काम करता है और इसमें आपका ई दोनों और ए ये आपके 4 स्वर अग्र स्वर में आते हैं। दूसरा खंड होता है आपका मध्य स्वर। मध्य स्वर में आपका जिह्वा का या जीभ का मध्य भाग काम करता है और इसके अंतर्गत आपका सिर्फ अ स्वर आता है। और तीसरा प्रकार आपका होता है पश्च स्वर। पश्च स्वर में आपके जिह्वा का पश्च भाग काम करता है और इसके अंतर्गत आपके दीर्घ आ, ह्रस्व उ, दीर्घ उ और ओ औ ये आपके स्वर आते हैं। तो ये 11 स्वर होते हैं, लेकिन इनसे इतर एक ग्रहित स्वर है जिसे हम लोग अ कहते हैं। ये भी पश्च स्वर में ही आता है। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा? आंसर तीसरा यानी 3, विकल्प बी। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। तो हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां जो हैं वो हमारी 52 हैं। जैसे यहाँ हम बात करें तो स्वर हमारे 11 हैं। व्यंजन व्यंजन में हम कई खंडों में बात करते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, इसी को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो इनकी संख्या आपकी 25 होती है। फिर आपका अंतस्थ, इनकी अंतस्थ की संख्या आपकी 4 होती है और ऊष्मी की संख्या भी आपकी 4 होती है। और संयुक्त हमारे अक्षर या व्यंजन हैं, इनकी संख्या आपकी 4 है। तो इस तरह अगर आप देखें तो 25 और 11, 36, 4 40, 4 44 और ये संयुक्त व्यंजन जो होते हैं इनका खंड देखिए। और फिर 2 चीजें और होती हैं, एक हमारा अनुस्वार है, एक विसर्ग है। तो अनुस्वार अंग को कहते हैं और विसर्ग अह को कहते हैं। ये दोनों न तो स्वर है न व्यंजन है, और ये न स्वर है न व्यंजन है। अर्थात कहने का आशय कि यह साथ न होते हुए भी साथ चलते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम अयोगवाह कहते हैं। तो यहाँ पर तो इस तरह हम देखते हैं तो ये हमारे खंड हैं और 2 हमारे आते हैं जिन्हें हम द्विगुण या उन्हीं को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, जो हमारे वर्गीय या स्पर्शी वर्ण टा वर्ग के वर्ण हैं, जिन्हें हम डा या ढा कहते हैं। और उनमें एक गुण बढ़ जाता है, जिसे हम जैसे लड़का या पढ़ना। तो इस तरह ये हमारे क्या हैं? कुल वर्गीय वर्ण की बात करें, अंतस्थ
की बात करें, व्यंजन ऊष्मीय, संयुक्त, द्विगुण और अयोगवाह और साथ साथ स्वर। तो ये हमारे आपके जो खंड चलते हैं, यही हमारे कुल लिपियां। यहाँ संयुक्त को हमने गोला इसलिए किया कि संयुक्त को इसलिए नहीं लिया जाता है खंड में कि यहाँ ये संयुक्त वर्ण जैसे हमारे छ, त्र, ज्ञा और श्र हैं, तो वास्तव में देखा जाए तो ये ऊपर के वर्ण से ही आपके आए हैं। ये इनकी संख्या यदि हम देखें, यदि ये देखें तो का और मूर्धन्य शा के योग से बना, तो ये आपका का वर्ग का वर्ण है और शा जो है ये ऊष्मीय है। फिर त्रा की बात करें तो ये ता और रा से मिला है। ज्ञा की बात करें तो जा और या से मिला है। श्रा की बात करें तो ये तालब शा और रा से बना है। तो इस तरह इन चार को मैंने बोला कि ये वर्णमाला में तो मिलता है, लेकिन जब यहां आप बात करेंगे 11, 25, आपके 36, 4, 40, 4, 44 और 4, ये हो गए आपके 48। और यहां जब चूंकि वर्ण लिपि की बात हम कर रहे हैं, तो वर्ण लिपि जो वर्णमाला में हमारी लिपि है उसकी बात करते हैं, उस स्थिति में हम यहां पर इसका संयोग करेंगे। यहां कुछ प्रश्न और आपके बनते हैं, जैसे हम ये कह दें मूल स्वर कितने हैं, तो जब मूल स्वर की बात करेंगे तो हम 11 करेंगे। मूल व्यंजन की बात करेंगे, यहां एक प्रश्न और आपका बनेगा मूल व्यंजन। तो मूल व्यंजन की जब हम बात करते हैं तो मूल व्यंजन हमारे वर्गीय, अंतस्थ और ऊष्मी अर्थात 25, 8, 33 बनते हैं। वहीं पर हम ये कह दें कि हमारे मूल वर्ण कितने हैं, तो जब हम मूल वर्णों की बात करते हैं तो वो 33, 11, 44 और 2 अयोगवाह अंग और अह यानी अनुसार और विसर्ग मिला के मूल वर्णों की संख्या 46 होती है। एक प्रश्न और आपका यहां बनता है कि किन वर्णों से यानी किन अक्षरों से शब्दारंभ नहीं होता, तो ये हमारे द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, इनसे शब्द का प्रारंभ नहीं होता। तो इस तरह इस खंड से कम 8 से 10 प्रश्न निकलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है। जब हम अनुस्वार की बात करें, जो हमारे पंचमाक्षर हैं, पंचम वर्ण को ही हम क्या कहते हैं? पंचमाक्षर। जैसे का वर्ग का आपका अंगा, चा का या और टा का णा, ता का ना और पा का मा, ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे पंचमाक्षर कहलाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो व्याकरणिक दृष्टि से जैसे हम शब्द लिखते हैं संबंध, तो जब संबंध लिखते हैं तो यहां नियम ये है कि जैसे बा जिस वर्ग का है उससे पूर्व जो अनुस्वार का खंड होगा वह उस वर्ग का पंचम वर्ण होगा। बा माँ का है इसलिए माँ है, धा ता का है इसलिए ना है। तो लेकिन आज हम वहां पर सिर्फ अनुस्वार का प्रयोग करते हैं और भाषाविद इसे सही मानते हैं। तो यहां आपका आंसर क्या होगा? आंसर आपका पंचम वर्ण। चंद्र बिंदु की बात हम करें, चंद्र बिंदु हमारा क्या है? चंद्र बिंदु हमारा अनुनासिक वर्ण है, तो अनुस्वार है नहीं। विसर्ग, विसर्ग आह है वो नहीं, और स्वर होने का सवाल नहीं। तो विकल्प तीसरा पंचम वर्ण ही हमारा क्या है? आंसर है। अगला क्वेश्चन, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो यहां सबसे पहले तो हम एक शब्द लेते हैं प्राण। अगर यहां शब्द जो लिया गया है प्राण, वास्तव में ये किसका द्योतक है? वायु। भारतीय दर्शन में वायु को प्राण कहा गया, और जब भी हम कोई ध्वनि निकालते हैं तो वायु के माध्यम से ही निकालते हैं। इसीलिए जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो अल्प मात्रा में जब वायु निकलती है तो हम उसे अल्प प्राण, और अधिक मात्रा में निकलती है तो उसे हम महाप्राण ध्वनि कहते हैं। अल्प प्राण में सभी स्वर, स्वर क्या है? स्वर सभी अर्थात 11 है।
वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अर्थात 15 है। उसी तरह अंतस्थ, आपका अंतस्थ की संख्या 4 और अनुस्वार, ये हमारे क्या हैं, ये अल्प प्राण ध्वनि के वर्ण हैं, इनकी संख्या 1। तो इस तरह देखें तो 11, 15, 26, 4, 30, 1, 31। तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है, 31। इस तरह का भी प्रश्न बनता है कि आपको वर्ण दे दिया जाए, जैसे हमने दे दिया ग, गा अल्प प्राण है या महाप्राण है। तो अब ये देखिए क ख ग तीसरा है, तो ये क्या है, अल्प प्राण। यहां प्रश्न पूछा है महाप्राण का, तो महाप्राण में स्वर सभी हो गए, तो वर्ग का कौन सा बचा, पहला, तीसरा, पांचवा हो गया, दूसरा और चौथा। उसी तरह ऊष्मी की संख्या, तो एक और इसकी संख्या 5 वर्ग हैं, 2 प्रत्येक वर्ग से, तो 10, और एक आपका होता है विसर्ग। तो इस तरह देखें तो इनकी संख्या, सॉरी, ये 4 है और विसर्ग 1, तो इस तरह इनकी संख्या आप देखेंगे तो ये 15। और अभी हमने बात किया था किसकी, मूल वर्ण की। तो यही हमारे मूल वर्ण की संख्या हमने 46 बात की थी। 46 में 31 हमारे क्या हैं, 31 हमारे अल्प प्राण हैं, और 15 ध्वनिया यानी 15 वर्ण हमारे क्या हैं, महाप्राण हैं। तो यहां आपका विकल्प कौन सा सही होगा, तीसरा, अर्थात दूसरा और चौथा ध्वनि जो है वह महाप्राण ध्वनिया व्यंजन वर्ग में संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ यानी दीर्घ ऊ किस प्रकार का स्वर है। तो जब हम दीर्घ ऊ की बात करते हैं, तो दीर्घ ऊ को अगर देखा जाए तो दो स्थितियां इसकी बनती हैं, एक जिह्वा के आधार पर और दूसरा मुख विवर या मुख द्वार के आधार पर। मुख विवर या मुख द्वार। अब जिह्वा के आधार पर अभी हम लोगों ने 3 की बात की थी, अग्र, मध्य और पश्च। किसकी बात की थी, अग्र, मध्य और पश्च स्वर की। वहीं जब हम बात करते हैं मुख विवर के आधार पर, तो इसके 4 भेद आपके आते हैं मुख विवर के आधार पर, विवृत, अर्धविवृत, विवृत, अर्धविवृत, फिर अर्ध संवृत, अर्ध संवृत और संवृत। ये हमारे मुख द्वार या मुख विवर के आधार पर हैं। तो यहां पश्च में, अगर पुराने पिछले प्रश्न में आप देखिए तो पश्च स्वर में क्या था, पश्च स्वर में दीर्घ ऊ था। और जब हम किसकी बात करते हैं, संवृत की, तो संवृत स्वर में ई और उ, संवृत में कौन कौन से हैं, ह्रस्व और दीर्घ उ और ह्रस्व और दीर्घ ई और उ ये क्या है, संवृत में है। वहीं जब हम अर्ध संवृत, ये भी समझ लें, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि यह किस से संबंधित है। तो जब अर्ध विवृत की बात हम करेंगे या अर्ध संवृत, तो अर्ध संवृत में ए और ओ आता है। इसमें कौन आएगा, ए और ओ आएगा। अर्ध विवृत की बात करें हम, तो अर्ध विवृत में आ, ऐ, औ, आ, ऐ, औ और जो ग्रहित स्वर है अ, ये आएगा। और जब हम विवृत की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ दीर्घ आ आएगा। तो यहां उ क्या है, एक तो पश्च से संबंधित है, दूसरा संवृत से संबंधित है, इसलिए आपका विकल्प पश्च संवृत जो है ये आपका आंसर बनेगा। तो यहां प्रश्न कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि वह एक आधार पर स्वर विभाजन न करके 2 या 3 आधारों पर, ओष्ठ की भी अगर हम बात कर देते कि ओष्ठ के आधार पर स्वर विभाजन का, तो वृतमुखी, अवृतमुखी की बात करते तो वो भी इसमें हम सम्मिलित कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा की दुरुक्ति
हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है। तो संज्ञा की जब दुरुक्ति होगी, जैसे संज्ञा की दुरुक्ति हम लिख रहे हैं राम श्याम, तो राम श्याम के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो यहां दूसरा विकल्प क्या होगा, दूसरा विकल्प हमारा उत्तर होगा। अब तुलनावाचक सा सी से के पहले भी हम योजक का, अब योजक का प्रयोग हम ये भी देख लें कि जो तुलनावाचक शब्द होते हैं, कौन से तुलनावाचक, जैसे सा सी से के पहले क्या होता है कि पहले ये सारी चीजों के पहले, जैसे उदाहरण हम दे रहे हैं चांद सा चेहरा। अब एक उदाहरण दिया क्या कि चांद सा चेहरा, तो अब यहां सा, देखिए सा की बात हमने की थी, तो ये इनके पहले लगेगा, तो सा के पहले यानी चांद और सा के बीच योजक लगेगा चांद सा चेहरा। एक अर्थ वाले सहचर शब्दों में एक जगह और योजक का प्रयोग होता है, एक अर्थ वाले जो सहचर शब्द होते हैं, एक अर्थ वाले सहचर शब्दों में भी योजक का प्रयोग होता है, जैसे हम लिखते हैं कपड़ा लत्ता, या हम कहते हैं कि धन दौलत, यहां इनके बीच में भी क्या होगा, योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। अवतरण, कोष्ठक, निर्देशक। निर्देशक तो जब कोई निर्देश होता है, कोष्ठक का प्रयोग हम तीन तरह से करते हैं, बड़ा, मझला या छोटा। प्रश्न संख्या 7, निम्न में योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो योग रूढ़ है क्या, योग रूढ़ शब्द बनता तो वो यौगिक की तरह है, यौगिक शब्द की तरह इसका निर्माण होता है, यौगिक शब्द की तरह योग रूढ़ का निर्माण होता है, लेकिन क्या होता है, यह किसी विशेषार्थ को, किसी विशेष अर्थ को देने वाला होता है, या यूं कह दें कि किसी तीसरी संज्ञा की विशेषता को बताता है, किसी तीसरी संज्ञा की विशेषता को व्यक्त करता है। तो यहां यह भी बता दें कि चक्रपाणी ये आपका योग रूढ़ है, पाठशाला यौगिक है, उपचार यौगिक है, अभिव्यक्ति यौगिक है। तो चक्रपाणी क्यों यौगिक है, क्योंकि चक्रपाणी चक्र को धारण करने वाला, अर्थात चक्र को हाथ में धारण करने वाला भगवान विष्णु। यहां यह भी बता दें कि जितने भी बहुव्रीहि के उदाहरण होंगे, जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण होंगे, वह सभी योग रूढ़ के भी उदाहरण होंगे, योग रूढ़ के भी उदाहरण होंगे। प्रश्न संख्या 8, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है जातिवाचक से, विशेषण से, क्रिया से, उपर्युक्त सभी से। तो चूंकि जातिवाचक से भी होता है, नर से नरत्व, विशेषण से भी, क्रिया से भी होता है, तो अर्थात यहां आपका आंसर क्या होगा, यहां आपका आंसर चौथा होगा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 9, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, बुढ़ापा शब्द की संज्ञा जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, या समूहवाचक है। तो बुढ़ापा देखा जाए तो यह कौन सी संज्ञा है, यह भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि बुढ़ापा एक अवस्था का द्योतक है, और भाववाचक संज्ञा को जानते हैं किसी गुण, विशेषता, अवस्था या व्यापार आदि का जहां बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये भाववाचक, यहां जैसे ये चीज दे दी गई है, एक प्रश्न यहां हम और क्लियर कर दें, कभी कभी प्रश्न पूछता है कि संज्ञा के प्रकार बताइए, तो संज्ञा के प्रकार में आप बताएंगे, अगर ये प्रश्न आता है तो आप कहेंगे संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से, आपके व्यक्तिवाचक, दूसरा आपका जातिवाचक, और तीसरा आपका है भाववाचक।
जातिवाचक के अंतर्गत फिर दो खंड आपके आते हैं, एक द्रव्यवाचक और दूसरा समूहवाचक। कई जगह ये त्रुटि मिल जाती है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जो कि पूर्णतः असत्य है, गलत है। संज्ञा के भेद अगर पूछा जाए प्रकार, तो संज्ञा के भेद 3 कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। क्योंकि द्रव्य और समूहवाचक जातिवाचक का अंश है। और द्रव्यवाचक की पहचान कैसे करते हैं कि जो नाप तौल जिसमें हो वह द्रव्यवाचक होगा, और जिसमें गणना की बात हो वह समूहवाचक होगा। लड़का सोता है, यह वाक्य संबंधित है। तो लड़का सोता है, ये हमारा वाक्य है। अब इसमें प्रश्न पूछा है, सकर्मक है, अकर्मक है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहां हम ये चूंकि क्रिया से संबंधित, ये प्रश्न किससे संबंधित है? यह प्रश्न क्रिया से है कि सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है। तो जब भी कोई वाक्य है, क्रिया में हम क्या करते हैं? क्रिया पर क्या का प्रश्न लगाते हैं, क्रिया पर क्या का प्रश्न करते हैं। और क्रिया का क्या प्रश्न करने पर दो तरह का उत्तर आपको मिलेगा। एक उत्तर यह मिलेगा कि निर्जीव संज्ञा मिलेगी। तो हम ये कहें कि यदि इस क्या प्रश्न करने पर हमको निर्जीव संज्ञा प्राप्त होती है, तो वह क्रिया कैसी होगी? वह क्रिया सकर्मक होगी, क्योंकि वह निर्जीव संज्ञा क्रिया के लिए कर्म का कार्य करेगी। यह निर्जीव संज्ञा क्रिया के लिए क्या करेगी? क्रिया के लिए कर्म का कार्य करेगी। और यदि निर्जीव संज्ञा नहीं प्राप्त होती, यदि निर्जीव संज्ञा नहीं प्राप्त होती, तो वह क्रिया कौन सी होगी? वह क्रिया आपकी अकर्मक क्रिया होगी। तो यहां अब लड़का सोता है, तो अब क्या सोता है? लड़का सजीव है, कि सीधे कर्ता की बात कर रहा है, यहां किसी कर्म का उल्लेख नहीं। इसका मतलब दूसरा विकल्प क्या होगा? दूसरा विकल्प आपका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 11, यदि किसी संख्या के दाहिनी ओर 2 शून्य और रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है। मान लीजिए हमने एक संख्या लिया 2 और 2 शून्य और बढ़ा दिया। अब इस संख्या को देखें तो यह क्या है? इकाई, ये दहाई, और ये क्या है? सैकड़ा। तो कितने गुना? अब यहां पर जब ये संख्या अकेले थी, ये दूसरी स्थिति है, 2 शून्य बढ़ाने पर यह स्थिति बनी। और संख्या क्या थी? वास्तव में हमने जो संख्या लिया था, संख्या 2 थी, तो 2 क्या थी? इकाई थी। तो अब इकाई से दहाई, दहाई से सैकड़ा, अर्थात उसका मान कितना बढ़ जाएगा? उसका मान 100 गुना बढ़ जाएगा, और चौथा विकल्प आपका उत्तर होगा। 12वां प्रश्न, सही वर्तनी शब्द है अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, आहार, उदिग्न। तो यहां सही वर्तनी आपका दूसरा विकल्प ये उत्तर है। अनभिज्ञ का ही ये शुद्ध रूप है। आहार का शुद्ध रूप क्या आपका होगा? आहार। और उदिग्न का आपका शुद्ध होगा उद्विग्न। ये आपका शुद्ध रूप रहेगा। यहां इस प्रश्न में उत्तर दूसरा विकल्प। प्रश्न संख्या 13, लेखन की अशुद्धियों को दूर करने का उपाय है 12 खड़ी का अभ्यास, व्याकरण का समुचित ज्ञान, उच्चारण की अस्पष्टता, या उपर्युक्त सभी। तो जब भी हमें लेखन की अशुद्धि को दूर करना है तो हम 12 खड़ी, 12 खड़ी क्या है? जो आपका आ से लेकर औ तक हम चलते हैं, अंग अह तक। इसी में वास्तव में जो मूल व्यंजन होते हैं वो अर्धाक्षर होते हैं। तो इन्हीं मूल व्यंजनों में इन स्वरों का योग होता है का, धन, आ बराबर क। उसी तरह का, धन, आ बराबर का।
ई का होगा छोटी तो की, बड़ी ई का होगा तो की। तो ये हमारा जो 12 स्तंभ बनते हैं इसको 12 खड़ी कहते हैं, जिसमें हम स्वर और व्यंजन के योग को बच्चे को समझाते हैं। व्याकरण का ज्ञान होगा तभी लेखन शुद्ध होगा। उच्चारण अगर अशुद्ध होगा तो लेखन भी अशुद्ध। हिंदी एक ऐसी भाषा है कि उसमें हम कहते हैं कि जैसा उच्चारण वैसा लेखन, यानी जैसा हम उच्चारण करेंगे वैसा ही हम लेखन करेंगे। तो यहां चौथा विकल्प उपर्युक्त सभी क्या होगा, हमारा आंसर होगा। 1000 में कितनी दहाइयां हैं? आपका प्रश्न है 1000 में कितनी दहाइयां। तो दहाइयां हैं तो आप कुछ नहीं, आपको समझ में आता 10 से भाग दे दीजिए, शून्य कट गया, यानी कितनी दहाइयां हैं 100, और दूसरा विकल्प क्या होगा, आपका उत्तर होगा। 15वां प्रश्न, वायु की मात्रा के आधार पर वर्णों का भेद होता है, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष। अभी पूर्व के प्रश्न में हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था, वायु की मात्रा अर्थात प्राण, भारतीय दर्शन। तो इसमें कौन से होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण, अर्थात पहला और दूसरा। दूसरा विकल्प क्या बनेगा, हमारा उत्तर होगा। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। छात्र लिखने में मात्राओं की अशुद्धियां प्रमुख रूप से क्या करते हैं? तो लेखन में जो अशुद्धियां होती हैं किसकी, मात्रा संबंधी, तो उसमें क्या बच्चे करते हैं, सबसे पहले मात्राओं का लोप करते हैं। जल्दबाजी में, शीघ्रता में वो मात्राओं को क्या करते हैं, लुप्त कर देते। जैसे मधुर शुद्ध रूप है लेकिन वो जल्दबाजी में मधुर लिख दिए। जामुन शुद्ध रूप है, उसका जामन लिख देते हैं, ये भी स्थिति है। स्थान परिवर्तन के कारण, यानी मात्राओं का स्थान परिवर्तन किसका होगा, स्थान परिवर्तन मात्राओं का। तो मात्राओं के स्थान, जैसे ससुराल को ससुराल लिख दिए। वर्तनी की भी जो है स्थान परिवर्तन, जैसे आशीर्वाद, बहुत सारे लोग इसको क्या लिख देते हैं, आशीर्वाद। तो इस तरह से भी दोष होता है। अनावश्यक मात्राएं लगाना, जैसे प्रदर्शनी लिखना है, उसमें छोटी ई की मात्रा को बढ़ा दिया, प्रदर्शनी हो गया। अशुद्ध मात्राओं से वो अशुद्धियां करते हैं, जहां छोटा यानी ह्रस्व का रूप लगाना है वहां दीर्घ का लगा दिया। तो अब जैसे कवि है तो कवि, मधुर है तो मधुर। तो इस तरह की गलतियां, बच्चे को युवक लिखना है तो वो क्या लिख देता है, युवक, अर्थात दीर्घ ऊ का प्रयोग कर देता है। उसी तरह ए और ए की अशुद्धियों में भी बच्चे मात्रा त्रुटि करते हैं। री और री, री ये आपका स्वर का रूप है और री जो है ये व्यंजन का, स्वर से योग पर है। उसी तरह दीर्घ ई और ई पर बच्चे गलती कर देते हैं। और अंतिम में आपका है आ और वा में अशुद्धि। किसमें, आ और वा की अशुद्धि, बच्चे आ के स्थान पर वा या वा के स्थान पर आ की अशुद्धियां करते हैं। ये मैं आपको इतने विकल्प, आपका ये मन में विचार बन रहा होगा या आप सोच रहे होंगे कि सर इतना लंबा हमको क्यों बता रहे हैं, जबकि यह एक अंक का है। कितने अंक का है, एक अंक का। तो ये प्रश्न आपका अति लघु है, वो पूछेगा एक या दो तो आप एक दो को लिख दें। कहीं ये लघु उत्तरी 2 नंबर में आ जाए तो हम आपको इन्हीं प्रश्नों में अति लघु के साथ लघु का रूप भी दे रहे हैं कि अगर लघु के प्रश्न आए तो आप लघु के प्रश्नों के रूप में भी इनका उत्तर लिख सके। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साहचर्य विधि का आविष्कार किसने किया था? तो साहचर्य विधि का आविष्कार मारिया मांटेसरी ने किया था। मारिया मांटेसरी का मानना था कि विभिन्न चित्र, कार्ड और खेलने की वस्तुओं को किसी कमरे में एकत्रित कर लिया जाए और उन सभी पर उनका नाम लिखा हो। बच्चा उनके साथ खेलेगा और धीरे धीरे वह उन वस्तुओं के नाम को
जानने लगेगा, या यूं कह दें कि उन शब्दों या उन वस्तुओं के नामों से वो परिचित होगा, और इसी क्रम में हम बच्चे में अधिगम अर्थात पठन और उच्चारण, पहचान, इनकी बातों को आगे की ओर ले जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मौन वाचन की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो मौन वाचन की जो प्रमुख 3 विशेषताएं हैं, पहली है तेजी के साथ पढ़ना, दूसरा है पढ़ने में एक प्रभाव का होना, और जल्दी अर्थ ग्रहण करना। छोटी कक्षाओं में मौन वाचन खासतौर पे कक्षा 1 व 2 के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित है। इनसे मौन वाचन कराना ही नहीं चाहिए। कक्षा 3 से आप प्रारंभ कर सकते हैं। नहीं भी करते हैं तो 4 या 4 से उच्च की कक्षाओं में मौन वाचन, और जैसे जैसे मौन वाचन का क्रम बढ़ेगा, सस्वर वाचन अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक अभिव्यक्ति के प्रमुख साधन लिखिए। मौखिक अभिव्यक्ति, जैसे मौखिक रूप में मैं अभिव्यक्त करूं, किसी से बात कर रहा हूं, तो उसका प्रमुख साधन, अब ये किसके सापेक्ष है? ये प्राथमिक बच्चों के साथ है, यानी बिल्कुल एलिमेंट्री एजुकेशन से संबंधित बच्चों के लिए है। तो मौखिक अभिव्यक्ति के साधनों में सबसे पहले हम चित्रों का प्रयोग करें। क्यों? घटनात्मक या प्राकृतिक चित्र बच्चों के सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं, और इस पर विभिन्न प्रकार के प्रश्न बच्चों से पूछे जाएं। अर्थात जैसे मेला, गांव में मेला लगा, तो आप कोई एक मेले का चित्र बच्चे को दिखाइए, और फिर उसके विभिन्न अंगों पर आप उससे प्रश्न कीजिए, बच्चे के द्वारा उसका उत्तर दिया जाएगा। तो वह अपने परिवेश, आप कोई और मेले का चित्र दिखा रहे हैं, लेकिन अगर बच्चा ग्रामीण अंचल का है तो गांव में जो मेला लगता है उसके आधार पर वह अपनी अभिव्यक्ति देगा कि हमारे यहाँ ऐसा मेले में होता है, ऐसा होता है, यानी उसकी मौखिक अभिव्यक्ति, यानी उसके अंदर की झिझक को दूर करने का। कहानी रचना, बच्चों से आप कहानी रचना करवाइए। वह बच्चा 4 से 5 वाक्य की कहानी ही क्यों न बताए, लेकिन आप उसे प्रोत्साहित कीजिए, उसे मोटिवेट कीजिए, उसे प्रेरित करिए, वह कहानी की रचना करे। जो कुछ नहीं आता, आप बच्चे से कहिए कि बेटा सुबह से उठने से और अभी विद्यालय में पहुंचने तक आपने क्या क्या किया, उसी को आप कहानी के रूप में लिख दो। घर से निकले, विद्यालय तक आप पहुंचे, आपने क्या क्या देखा, उसी का वर्णन, यानी अब कुछ ना कुछ आप उससे कहानी के रूप में यानी लेखन कराएं। और अगला तीसरा है अभिनय तथा नाटकीकरण। ये तो बहुत ही सशक्त माध्यम है। बच्चा जितना एक्ट करेगा, जितना अभिनीत करेगा और जितना नाटकीकरण में प्रतिभाग करेगा, उतनी ही उसकी मौखिक अभिव्यक्ति सुधरेगी। वाद विवाद प्रतियोगिता, यह बच्चों के अंदर प्रखर मौखिक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजन ध्वनि के उच्चारण का सही क्रम लिखिए। तो व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए, जैसे ये यहां से नीचे क्या है, ये हमारे लंग्स हैं, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे फेफड़े हैं। तो इन फेफड़ों से वायु निकलती है कंठ से होते हुए, यानी इसका जो क्रम चलता है वह कंठ में आएगा, कंठ से तालु पर जाएगा, फिर तालु से मूर्धा पर जाएगा, फिर मूर्धा से दंत पर आएगा, और दंत से ओष्ठ पर आएगा। यानी इसका जो क्रम है वह सबसे पहला कहां आया, कंठ पर, फिर कहां आया, तालु पर, फिर मूर्धा, फिर दंत, और लास्ट में ओष्ठ। तो ये स्पर्श व्यंजन का जो क्रम है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इसी के आधार पर स्पर्श वर्ण का क्रम भी है। कंठ में आपका क वर्ग है। फिर दूसरा आपका क्या होता है, दूसरे की अगर हम बात करें तो यहां ये भी हम कहें कि
तालु के खंड में कि तालु आपको कविता के रूप में हमने बताया है, अकह विसर्ग कंठराम का वर्ग, इच्छ यस भी है तालुराम, यानी आपका दूसरा वर्ण वर्ग क्या है, चा वर्ग। फिर रिटक से जानो मूर्धा जी, यानी टा वर्ग जो है वो मूर्धा से है। फिर ता वर्ग दंत से है और पा वर्ग ओष्ठ से है। तो यही इसका क्रम आपका स्पर्श व्यंजन की ध्वनि उच्चारण का क्रम है। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? बात करते हैं कि पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं। तो पार्श्विक व्यंजन की जब हम बात करते हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय या उच्चारण करने में मुख द्वार बीच में बंद होता है और हवा जिह्वा के बगल या पार्श्व से निकल जाती है, उन्हें हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और इस वर्ग में ला वर्ण आता है, यानी ला कौन सी ध्वनि में है, वह पार्श्विक। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी में शब्दों का निर्माण किन किन रूपों में करते हैं? वैसे व्युत्पत्ति के विचार से तीन भेद होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। अभी पूर्व में चर्चा किया रूढ़ शब्द कौन से हैं, जिनके और खंड नहीं किए जा सकते। यौगिक दो विभिन्न शब्द या शब्दांशों के योग से बनते हैं और योग रूढ़ यौगिक की तरह उनकी रचना होती है और वह एक विशेष अर्थ में जाते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण लें पंकज, तो ये पंक और जा से बना है। पंक माने कीचड़, जा माने जन्मने वाला, अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो अर्थात किसका नाम लेंगे? कमल, यानी कमल की पर्यायवाची। लेकिन जो यौगिक और रूढ़ शब्द हैं, यौगिक और रूढ़ प्रकार के शब्दों के निर्माण दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से होता है। तो पहला आपका उपसर्ग है, यानी उपसर्ग से हम शब्दों का निर्माण करते हैं। अब यहां अगर हम बात करें, एक शब्द हम लेते हैं हार। अब इसमें हम विभिन्न उपसर्ग लगाते हैं। आ उपसर्ग लगा देंगे तो हमारा आहार, उप उपसर्ग लगा देंगे तो उपहार, सम उपसर्ग लगा देंगे तो संघार और वि उपसर्ग लगा देंगे तो विहार। तो ये देखिए एक शब्द है, हमने विभिन्न उपसर्गों से नए नए शब्दों का सृजन किया। उसी तरह प्रत्यय, प्रत्यय का आशय जो बाद में लगा है। जैसे आधुनिक हमारा एक शब्द है आधुनिक, हमने इसमें ता प्रत्यय को जोड़ दिया, आधुनिकता, हमें नया शब्द मिल गया। समास, इसमें दो शब्दों का योग करते हैं और इससे भी, जैसे हम कहते हैं माता पिता, तो माता पिता ये वास्तव में देखा जाए तो यहां माता और पिता, इन दो तीन खंडों से हमने इस नए शब्द माता पिता का सृजन किया और उसी तरह संधि से भी हम विभिन्न नए शब्दों का सृजन करते हैं। प्रश्न संख्या 23, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? कोई एक उदाहरण लिखें। नाम से ही आशय है मिश्रित, मिश्रित माने मिश्रण। तो जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान क्रियाएं होती हैं, ये विशेष ध्यान रखिए, जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान क्रियाएं होती हैं, अर्थात एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष अधीन या आश्रित उपवाक्य होते हैं, तो उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब एग्जाम्पल की बात की, जो मेहनत करता है वह फल खाता है। यहां मुख्य क्या है? वह फल खाता है, लेकिन यह आश्रित किस पर है? जो मेहनत करता है। मालूम होता है कि आज वर्षा होगी, तो क्या मुख्य है? मालूम होता है, यानी आज का ज्ञान। और क्या? आज वर्षा होगी, यह क्या है? आश्रित। यहां यह भी बता दें
कि मिश्रित वाक्य में हम की, जो, क्योंकि, जितना, यद्यपि आदि से भी हम शब्दों को जोड़ते हैं, जैसे यहां पर हमने की के साथ जोड़ा। मौखिक पठन कितने प्रकार का होता है, नाम लिखें। तो वास्तव में देखें तो मौखिक पठन दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका व्यक्तिगत पठन, दूसरा सामूहिक पठन। व्यक्तिगत पठन अर्थात एक एक बच्चे के द्वारा जो पठन किया जाए वो व्यक्तिगत पठन है, और जो सभी साथ में पठन करते हैं वो सामूहिक पठन कहा गया है। किंतु शिक्षण की दृष्टि से, कक्षा शिक्षण, क्लासरूम टीचिंग की अगर हम दृष्टि से बात करें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तीन तरह के पठन होते हैं। एक आदर्श पठन, एक अनुकरण पठन और एक समवेत पठन। कभी कभी आपके द्वारा ये दे दिया जाता है कि ये 5 प्रकार के पठन होते हैं। नहीं, दोनों दो आधार पर हैं। सामान्य रूप में मौखिक पठन दो, व्यक्तिगत, सामूहिक। लेकिन कक्षा शिक्षण की दृष्टि से आदर्श, अनुकरण और समवेत पठन। श्रुत लेखन की सफलता प्रमुखतया किन बातों पर निर्भर करती है? यहां श्रुत लेखन शब्द क्या है? श्रुत लेखन सामान्य रूप में हम आप जानते हैं आलेख, इमला, या अंग्रेजी में कहें तो डिक्टेशन। तो ये किन बातों पर निर्भर होती है? सबसे पहली चीज, चयन की गई सामग्री, अर्थात कौन सी सामग्री, यानी किन शब्दों का, किन वाक्यों का, किन पैराग्राफ्स का हमने चयन किया है, वह श्रुत लेखन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कहा तो ये जाता है कि हम उन्हीं सामग्रियों की बात करें, अर्थात जो हमें श्रुत लेख लिखाना है, पहले उसकी एक समरी बच्चों को समझाएं, जिससे वह उसके भाव को समझकर और शब्दों को ग्रहण कर सकें। दूसरा, अध्यापक का व्यक्तित्व। अब शिक्षक का जैसा व्यक्तित्व होगा, क्योंकि शिक्षक न चाहते हुए भी बच्चों को बहुत कुछ प्रभावित करता है, या यूं कहें कि बच्चा न चाहते हुए भी अपने शिक्षक के बहुत सारे गुणों को ग्राह्य करता है। तो शिक्षक का व्यक्तित्व भी क्या है? एक प्रमुख। अध्यापक का कंठ। अब हमारी आवाज ही साफ ना हो, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी क्लास का उदाहरण लूं, अगर हमारी आवाज अर्थात कंठ क्लियर ना हो, अभी हम यही गए अध्यापक का कंठ, तो आवाज क्लियर नहीं होगी तो स्वाभाविक है कि वह बच्चा शुद्ध सुन नहीं पाएगा, और शुद्ध सुन नहीं पाएगा तो शुद्ध लिख नहीं पाएगा। क्योंकि अभी पूर्व में भी हमने चर्चा किया कि हिंदी एक ऐसी वैज्ञानिक लिपि है, ऐसी यांत्रिकता है, मैकेनिज्म है हिंदी लैंग्वेज में, कि जैसा हम उच्चारण करते हैं ठीक वैसा लेखन करते हैं, और जैसा लेखन करते हैं ठीक वैसा उच्चारण। देखिए अगला खंड वही है भी, उच्चारण। यानी जैसा हमारा उच्चारण होगा, बोलने की गति न बहुत तीव्र हो न बहुत मंद हो, और संशोधन कार्य, यानी जो शिक्षक के द्वारा श्रुतलेख बोला गया उसका संशोधन किया जाए, और संशोधित शब्दों का या संशोधित वाक्यों का जो बच्चे हैं उस पर कार्य करें और शिक्षक उसका मूल्यांकन करें। चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 25, वाक्य के प्रमुख अंगों के नाम बताइए। तो वाक्य के प्रमुख अंग दो होते हैं। कौन से? एक उद्देश्य है और दूसरा विधेय है। जब किसी वाक्य में हम देखते हैं कि जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, यानी वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाता है, उसे हम उद्देश्य कहते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि कर्ता। देखिए नीचे, उद्देश्य क्या है? कर्ता। जैसे उदाहरण है, अनुराग खेलता है। तो कौन खेलता है? किसके बारे में खेलना कहा गया? अनुराग के बारे में, इसलिए अनुराग क्या है? उद्देश्य है। सचिन दौड़ता है, किसके बारे में कहा गया? सचिन, उद्देश्य है। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो यहां अनुराग के बारे में क्या कहा गया? खेलता है। सचिन के बारे में दौड़ता है, यानी ये विधेय है। तो विधेय क्या है? जो वाक्य में शेष रह जाए कर्ता के अतिरिक्त, अर्थात कर्म, क्रिया आदि जो है वो विधेय कहलाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27, याज्ञवल्क्य का वर्ण विभेदन कीजिए। तो यहां वर्ण विभेदन का आशय यह है कि इस शब्द में कुल कितनी ध्वनियां हैं उनका उल्लेख करना है। 12 खड़ी अभी हमने चर्चा किया था, उसका यहां जबरदस्त उपयोग होता है। जैसे या, देखिए या में आपके या हलंत और दीर्घ आ, ज्ञा में 3 खंड हैं, जा, या और आ, ये 3 आपके किस में हैं? ज्ञा में। वहीं हम बात करते हैं किसकी? वा की। जब हम बात करते हैं तो वा में वा और आ ये 2 हैं। वा में वा और आ 2 हैं। वहीं ला अकेला है, ला देखिए अकेला है, एक ध्वनि। फिर हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं क की। का आधा है इसलिए का हलंत युक्त है। और अंत में हम बात करते हैं या की। तो या क्या है? या हलंत और आ। इस तरह अगर हम देखें तो कुल ध्वनियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कुल ध्वनियां इस शब्द में कितनी हैं? 11 है। प्रश्न संख्या 28, जो शब्दांश संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो संज्ञा यहां आपका अगर 1 नंबर का प्रश्न है तो इस तरह से कहेंगे कि जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण अव्यय के बाद लगते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं और उससे निर्मित शब्द को हम तद्धितांत कहते हैं। वहीं क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के साथ जो शब्दांश जुड़ता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं और निर्मित शब्द को हम कृदंत कहते हैं। अब यहां प्रत्यय शब्द आता है तो हम इसको भी यही क्लियर कर दें कि प्रत्यय क्या है? प्रतिधन अय। प्रति माने साथ में पर बाद में, और अय माने चलना अर्थात पीछे चलना। तो जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्ययों का वास्तव में देखा जाए तो इनका अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता और ना ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से ही कर सकते हैं। यह क्रिया या क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के साथ जुड़ेगा तो कृत और संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जुड़ेगा तो तद्धित। प्रश्न संख्या 29, रामानुजन संख्या समझाइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। रामानुजन एक प्रमुख गणितज्ञ थे और उनके एक मित्र इयान हार्डी जी थे। तो हार्डी जी एक दिन आते हैं और रामानुजन जी अस्वस्थ थे, उनसे मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आज मेरी टैक्सी का नंबर बहुत ही गलत था। तो रामानुजन साहब ने पूछा क्या? तो उन्होंने कहा कि हमारी टैक्सी का नंबर 2729 था। तो रामानुजन जी ने कहा कि अरे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग संख्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या है। क्या यह वह संख्या है जिसे 2 घनों के योग के रूप में 2 अलग अलग ढंग से लिखा जा सकता है और 1729 उनमें से सबसे छोटी संख्या है, इसीलिए इसे रामानुजन संख्या या हार्डी रामानुजन संख्या भी कहा जाता है। अब यहां देखिए 1729, 1728 धन 1 अर्थात 12 का घन धन 1 का घन, या इसको 10 के घन या 9 के घन अर्थात 2 रूपों में हम इसे लिख सकते हैं। 30वां प्रश्न, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? इसमें बहुत चर्चा की जरूरत नहीं। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं के समूह या समुच्चय में शून्य को मिलाकर बनी संख्याओं के समूह या समुच्चय को पूर्ण संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 ये चलते चलते इन्फिनिटी होती है। तो ये क्या थी? ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी, या इन्हीं को हम प्राकृत संख्या। इसी में जब हम शून्य को भी ऐड कर देते हैं और ये इन्फिनिटी तक चलती है तो इसे हम क्या कहते हैं? इन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। प्रश्न संख्या 31,
वाक्य किसे कहते हैं? अर्थ के आधार पर उसके भेद। तो सार्थक शब्दों का जो व्यवस्थित समूह है जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट होता है वह वाक्य कहलाता है। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य क्या है? कि जिन वाक्यों में क्रिया के होने या करने की सूचना मिले वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है कि मैंने दूध पिया, राम पढ़ रहा है। यह क्रिया के होने या करने की सूचना दे रहा है। निषेधवाचक वाक्य क्या है? दूसरा, जिन वाक्यों से कार्य के न होने का भाव प्रकट होता हो, जैसे मैंने दूध नहीं पिया, तुम मत लिखो। ये 2 भेद हो गए। फिर तीसरा है आपका इच्छावाच सॉरी यहां इच्छावाचक की बात मैं कर दे रहा हूं, फिर आगे मैं बात करता हूं इच्छावाचक के आगे। कि जब हम बात करते हैं किसकी, कि ये जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभकामना आदि का भाव प्रकट होता है वह वाक्य कैसा होगा? इच्छावाचक। जैसे उदाहरण है तुम्हारा कल्याण हो, तो तुम्हारा कल्याण हो में आपका क्या है? एक शुभकामना है। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, एक आशीष का है। तो ये इस तरह के वाक्य क्या होंगे? इच्छावाचक। वहीं संदेहवाचक की बात करते हैं कि जिन वाक्यों से संदेह या संभावना का भान हो, यह संभावना व्यक्त होती दिखाई दे। जैसे शायद शाम को वर्षा हो जाए, तो एक संभावना की बात की गई। तो ये यानी एक संदेह है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो जहां ये हो संदेह कि हो सकेगा नहीं हो सकेगा, वह वाक्य किस में जाएगा? वह संदेहवाचक में जाएगा। तो यहां 2 खंड आपके छूटे हैं। एक खंड आपका है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में क्या है? कि जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश आदि का ज्ञान हो, जैसे कहा जाए कि तुम बैठ कर पढ़ो, तो ये आदेशात्मक है। बड़ों का सम्मान करो, तो यहां हम किसी से प्रार्थना करते हैं, किसी को आदेश देते हैं, किसी को उपदेश देते हैं। जहां इसका ज्ञान हो वह क्या होगा? आज्ञावाचक। वहीं चौथा भी है एक खंड आपका प्रश्नवाचक। तो नाम से ही क्लियर है कि जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने का ज्ञान हो उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे रमेश कहाँ जाएंगे या कहाँ जाओगे, कहाँ जाएगा, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या खाओगे, ये सब क्या है? ये प्रश्न के रूप में पूछे गए। फिर 7वां आपका भेद आता है विस्मयवाचक। तो जिन वाक्यों से शोक, हर्ष, आश्चर्य, घृणा, क्रोध आदि की अभिव्यक्ति हो, अर्थात जैसे ये कहें शाबाश तुमने अच्छा काम किया, हाय उसके साथ ये हो गया, यानी वहां एक आश्चर्य किया, घृणा की बात की, छी। तो यहां पर ये विस्मयवाचक। और अंतिम है खंड संकेतवाचक। जिन वाक्यों से शर्त का बोध हो, अर्थात एक ही क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, तो वह संकेतवाचक यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया को संकेत करती है। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, यानी परिश्रम पर ही सफलता निर्भर है, यानी एक क्रिया पर ही दूसरी क्रिया संभव है। प्रश्न संख्या 32, उच्चारण दोष के प्रमुख कारण लिखिए। तो उच्चारण दोष की जब हम बात करते हैं तो उच्चारण दोष में जो प्रमुख रूप से खंड आपका चलता है उसमें हम ये कह सकते हैं सारी उच्चारण दोष की शुद्ध उच्चारण की शिक्षा, ये भी एक है। शुद्ध उच्चारण की शिक्षा ही नहीं, लिपि का स्पष्ट ज्ञान, लिखित भाषा का संशोधन। सॉरी, ये प्रश्न आपका आंसर दूसरी साइड पे आ गया। ये आपके उच्चारण
के विधान के बारे में पूछेगा। प्रमुख कारण प्रश्न संख्या 32। इस पर देखिए कि उच्चारण दोष के प्रमुख कारण क्या है। शारीरिक विकार है, भौगोलिक कारण है, क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव है, विभिन्न भाषियों का प्रभाव है, पर्यावरण का प्रभाव है, अक्षर व मात्रा का अस्पष्ट ज्ञान व संतुलन का प्रभाव। ये प्रमुख रूप से उच्चारण दोष की बात करते हैं। इसके साथ साथ कुछ और उच्चारण दोष के हम कुछ और कारणों की बात कर लेते हैं। उच्चारण दोष में कुछ और प्रमुख रूप से कारण हैं, जैसे शीघ्र प्रयत्न। बच्चा शीघ्र शीघ्र प्रयत्न करता है, वहां पर भी वो उच्चारण दोष कर जाता है। या प्रयत्न लाघव की बात करें, ये भी वह प्रयत्न जो करेगा वह लघु रूप में, जैसे मास्टर साहब को माँ साहब, लखनऊ को लखनऊ, मास्टर साहब को माँ साहब कहना, ये प्रयत्न लाघव का उदाहरण होगा। या बच्चे का आदत बन जाए, ये भी उच्चारण दोष के प्रमुख कारण में आप लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी की शिक्षा के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। वर्तनी की शिक्षा यानी वर्तनी सुधार के लिए हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए। शुद्ध उच्चारण की शिक्षा की व्यवस्था करें, लिपि का स्पष्ट ज्ञान बच्चे को कराएं, पढ़ने के अवसर दें, अनुलेख, प्रतिलेख और श्रुतलेख के अवसर प्रदान करें, लिखित भाषा का संशोधन और शब्दकोश का प्रयोग हो, यांत्रिक अभ्यास और व्याकरण का ज्ञान। यांत्रिक अभ्यास में कई चीजें हैं वर्तनी के लिए, जैसे अक्षर यानी दो अक्षर के बीच आधे अक्षर की दूरी को रखा जाए, दो शब्द के बीच एक अक्षर की दूरी को रखा जाए, सिरोरेखा को सही से खींचा जाए। जैसे हम लोग घसीट में लिख देते हैं, फिर भी काफी कुछ सिरोरेखा, आज के बच्चे तो इस तरह से लिखते हैं, जैसे सिरोरेखा लिखनी है तो लिखेंगे सिरोरेखा, यानी वो सिरोरेखा लगाएंगे ही नहीं। यहाँ सिरोरेखा का अभ्यास, इन चीजों का उपाय हमको वर्तनी की शिक्षा के लिए ध्यान में रखना चाहिए। शब्दों का निर्माण किन रूपों में, तो इसी की चर्चा मैंने पूर्व में किया था, तो इसको आप देख लीजिए, इस पे बहुत चर्चा की आवश्यकता नहीं है। वही सेम चीज यहां पर रिपीट होगा। अब प्रश्न आपका आता है, 3 अंकों के हासिल के जोड़ को बच्चों को कैसे समझाएंगे। उदाहरण सहित लिखिए। तो 3 अंकों का हासिल का जोड़, कोई भी आप अंक लीजिए, 7, 8, 6 और 5, 4, 7। इसको बच्चे को जोड़ सिखाना है। अब ये चीज आप लिख कर बताएंगे कि इनमें क्या क्या क्रियाएं आप करेंगे। तो हासिल का जोड़ बच्चा, इसका मतलब उसका बच्चे का पूर्व ज्ञान क्या है। बच्चे का पूर्व ज्ञान कि वह सामान्य जोड़ कर लेता है। पूर्व ज्ञान बच्चे का क्या है, सामान्य जोड़। तो सामान्य जोड़ बच्चा करेगा, 6 और 7 को जोड़ेगा, 13 आएगा तो गलती कर जाएगा, 13 का 13 लिखेगा। यहां आप बच्चे को समझाएंगे 13 है, 7 का योग 13 है। तो 13 में 3 क्या है, इकाई है, और 1 क्या है, दहाई। इकाई को इकाई के नीचे लिखेंगे और दहाई को दहाई के साथ जोड़ेंगे, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम हासिल कहते हैं। और फिर उसको लिखेंगे, पुनः हमको क्या मिलेगा, 2 अंक में मिलेगा। जैसे 8 4 12 1 13, पुनः हमें 13 मिला। तो फिर 3 को, अब ये 3 दहाई है और 1 क्या है, सैकड़ा। तो 3 को दहाई के नीचे लिखेंगे और 1 को सैकड़े के साथ जोड़ेंगे, फिर सैकड़े को जोड़कर उसका मान हम लिखेंगे। तो ये उदाहरण भी देना है और इसके बारे में 2 लाइन आपको लिखना भी है। लेख को सुधारने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये आज की बहुत बड़ी समस्या है। आप में भी कई हमारे प्यारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी राइटिंग ऐसी है कि वो अभी भी लिख दें तो बहुत कम लोग होंगे जो फ्लुएंटली उसे पढ़ लें। राइटिंग हमारी भी बहुत अच्छी नहीं है, हम भी एक सामान्य लेखनी से काम करते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश है
कि आपके समझने योग्य हो जाए। तो लेख को और कैसे सुधारें, आप भी सुधारिए, हम भी सुधारें और बच्चों का भी सुधार करवाएं। चलिए, लेखन सामग्री, सबसे पहली चीज कि लेखन सामग्री हम कैसे ले रहे हैं। पेन, पेंसिल, आज का समय तो पेंसिल और पेन का है। हम लोगों के समय तो सरकंडे, नरकुल या सेठे की कलम लगाई जाती थी। और सेठे की कलम, जैसे मान लीजिए ये सेठा होता था, इसे छील के पतला और 45 अंश पर इसे काटा जाता था और उससे लिखा जाता था स्याही से। तो अब सामग्री कैसी है, वह लेखन, अब पेंसिल पेन है तो स्वाभाविक है कि वह बच्चे की बैठने का आसन उचित होना चाहिए। बच्चा आजकल गलत आसन में बैठता ही है, बच्चे पेट के बल लेट जाएंगे और लिखना शुरू करेंगे, करवट लेके टेक लेके लिखना शुरू करेंगे। नहीं, आप प्रॉपर बैठने का तरीका बताइए और ये बताइए कि आपको कम से कम 10 से 12 इंच की दूरी पर आपकी पठन और लेखन सामग्री होनी चाहिए। लेखनी पकड़ने का ढंग, सामान्यतः लेखनी पकड़ने का ढंग जो है नियम, आपकी मध्यमा जो है इस ये आधार बनेगा ये, और ये आपका जो अंगुष्ठ और अनामिका, ये दोनों इसको सपोर्ट देंगे। तो इस तरह ये पेन पकड़ने का यानी लेखनी पकड़ने का तरीका है। और आज के लोग ये अनामिका के बजाय तर्जनी, सॉरी अनामिका नहीं, तर्जनी, तर्जनी और मध्यमा, मध्यमा को आधार बनाएंगे, तर्जनी और अंगुष्ठ से इसको पकड़ेंगे। और आज के समय अनामिका को आधार बना रहे हैं, जो कि पूर्णतः यांत्रिकता के विपरीत है। अनुलेखन का अवसर बच्चे को दिया जाए, बच्चे से श्रुतलेख लिखाया जाए, सुलेख प्रतियोगिताएं कराई जाएं, प्रतिदिन उससे सुलेख लिखाया जाए, संशोधन किया जाए, संशोधन पर मूल्यांकन किया जाए और उचित प्रशंसा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे को अगर उचित प्रशंसा नहीं देंगे तो वो धीरे धीरे क्या होगा, अरुचिकर होगा। 37वां, भाषा के प्रमुख कौशलों का उल्लेख कीजिए, यह उल्लिखित कीजिए कौन सा ग्राह्य और कौन सा अभिव्यक्तात्मक। तो भाषा के प्रमुख 4 कौशल हैं, कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये 4 क्रमिक रूप से हैं। सुनना, तब तक सुनना कौशल नहीं है जब तक बच्चा सुनकर भाव ग्रहण ना कर ले। बोलने के लिए उसे शब्द भंडारण चाहिए। पढ़ना, जब बच्चा, यहाँ बीच में हम बात करते हैं एक पहचान की, पहचान कौशल की भी हम बात करते हैं, जिसमें वह किसकी पहचान करता है? वह ध्वनि और प्रतीक, ध्वनि और प्रतीक के बीच क्या करता है, उनमें सहसंबंध पहचान करता है। और फिर पढ़ना और लिखना। तो यहाँ सुनना और पढ़ना, इसके द्वारा बच्चा क्या करता है? ग्राह्य करता है। तो ये ग्राह्यता कौशल है। और सुनना के बाद बोलना और लिखना, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों अभिव्यक्तात्मक, ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं, अर्थात इनके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। किसी भी भाषा की मैं बात करूं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, मलयालम, कन्नड़, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, किसी भी भाषा में ये 4 प्रमुख कौशल, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो लिसनिंग और रीडिंग आपका क्या है? रिसेप्टिव स्किल है, यानी ग्राह्य स्किल है, ग्राह्यता सूचक है। और स्पीकिंग और राइटिंग ये आपका प्रोडक्टिव स्किल है, एक्सप्रेसिव स्किल है, इसमें आप प्रोड्यूस करते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं। तो ये उसका अभिव्यक्तात्मक रूप है। 38वां प्रश्न, अयोगवाह किसे कहते हैं? अनुसार और अनुनासिक में अंतर। तो अभी पूर्व में भी हमने इसकी चर्चा किया। अयोगवाह का अर्थ है योग ना होने पर भी जो साथ रहे, और इसमें 2 ध्वनियां हैं, एक अनुसार है। अयोगवाह में 2 ध्वनियां, एक आपका कौन सा है? एक अनुस्वार है और दूसरा विसर्ग है। ये तो आपका पहला खंड। फिर अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर, तो अनुस्वार का चिन्ह ये है और अनुनासिक का चिन्ह चंद्रबिंदु। अंतर क्या है प्रमुख? एक अंतर हम बता देते हैं कि अनुनासिक के उच्चारण में नाक से कम श्वास
और मुंह से अधिक श्वास निकलती है, जैसे गांव, चिड़िया। और अनुस्वार के उच्चारण में क्या होता है, नाक से अधिक सांस निकलती है, जैसे अंक, अंग, पंच। ये आपका प्रमुख अंतर है। व्यंजन के भेद लिखिए। पूर्व पहले ही प्रश्न दूसरे में हमने बहुत चर्चा किया, यहाँ हल की बात कर दे रहा हूं। व्यंजन, व्यंजन की बात जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमारा कौन सा व्यंजन आता है, वर्गीय, जिसमें आपका का वर्ग से लेकर आपके मां वर्ग तक, फिर अंतस्थ, फिर ऊष्मीय, उसके बाद संयुक्त और द्विगुण। इसकी पूर्व में चर्चा कर लिया, इसलिए यहां दोबारा करके समय को जाया न करें। फिर हम बात करते हैं अंतिम प्रश्न पर आज के, कि आज का जो अंतिम प्रश्न है, पूर्ण संख्याओं के योग का उदाहरण संख्या रेखा पर स्पष्ट कीजिए। पहली बात तो संख्या रेखा क्या है, ऐसी रेखा जिस पर हम संख्याओं को निरूपित करते हैं। तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, शून्य से। तो एक, हम निशान लगा देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कंटिन्यू आगे चलेगी। अब ये कह रहा है योग का, हमने मान लीजिए योग लिया कि 2 धन 3 बराबर 5। तो अब जब हम योग की बात करते हैं तो सबसे पहले हम शून्य से शुरू करेंगे, 2 तक चलेंगे। तो ये हमारा पहला खंड हुआ 2। और फिर हम कहां से कहां चलेंगे, फिर 3 आगे और बढ़ेंगे, 2 से आगे बढ़ेंगे तो 1, 2, 3 अर्थात 5 पर आ रहे हैं। और 2 से चलेंगे, कहां आएंगे, 5। तो अब हम ये देखते हैं कि जो ये आपकी पूरी दौड़ है वह कितने खानों की है। तो 1, 2, 3, 4, 5 अर्थात 2 और 3 का योग जो होगा वह कितना होगा, वह 5 होगा। इस पे और भी आप बहुत सारे अभ्यास बच्चों को करा सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं। हमने विभिन्न खंड लिया, उस पर दिखाया। अब यहां आप बीच से संख्या ले सकते हैं, मान लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमने लिया संख्या रेखा पर। अब ये कह दें कि 2 से प्रारंभ होकर, 3 से प्रारंभ होकर, 4 से प्रारंभ होकर। तो अब यहां आप दिखाएंगे कि वह किस तरह से योग की क्रिया को संपादित करता है। तो आज के खंड में मित्रों इतना ही। फिर मिलेंगे नए प्रश्न के साथ और नए तकनीक और नए विचारों के साथ। तब तक धन्यवाद। वंदे मातरम।